किसी भी संस्कृति के लिए समय और देश संबंधी विचार एक ऐसे सूत्र की खोज करने का तरीका है जिसको लेकर वो अपनी पहचान के परिचायक बिंदुओं का निर्माण कर सकता है। संस्कृतियों के ऐसे ही पहल, ऐसे ही प्रयासों से मिलकर बनता है देश और काल संबंधी विचार या देश और काल की अवधारणा। ये प्रस्तुति बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनके 5वें सेमेस्टर में मददगार साबित होगी। जब भी समय के बारे में बात करते हैं तो वो कुछ जाने पहचाने बिंदुओं से शुरू होती है बात। जैसे समय वो सीधी रेखा में बढ़ता हुआ विकासात्मक अपरिमित बदलाव है, जहाँ पर जीवधारियों या दृष्ट जगत की आयु तो बढ़ती है किंतु समय पुनरावृत्त नहीं होता। अर्थात सीधी रेखा में बढ़ने वाले इस अपरिमित असीमित विचार को हम 3 भागों में बांट देते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, और इनकी सतत चलने वाली प्रक्रिया ही काल है, समय है। ये समय एक भ्रमात्मक स्थिति है और सत्य ही फिजिसिस्ट या भौतिक विज्ञान के छात्रों ने, भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों ने, उसमें शोध करने वालों ने समय को भ्रम माना, समय को एक ऐसे छलावे के रूप में जाना जहाँ पर उसकी अवस्थिति 3 खंडों में विभाजित करके देखी जाती है, जबकि पूर्णतः वह अपने इन तीनों रूपों में सदैव उपस्थित है। समय के एक ही अंश को देख पाने के कारण उसे कभी भूत, कभी भविष्य, कभी वर्तमान का नाम दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये यूनिट्स या ये इकाइयाँ समय की वो इकाइयाँ हैं जिन्हें मनुष्य अपनी सुविधा के लिए रचता है, जबकि समय इन सब के परे समग्र रूप में सदैव ये तीनों खंड अपने में समेटे हुए विद्यमान है। अपने शुरुआती समय में, अपने शुरुआती अध्ययन काल में समय को एक ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्तामान के रूप में जाना गया जो किसी पर भी आश्रित नहीं है। उसकी परिधि अनंत है और देश के साथ, प्रकाश के साथ या किसी भी अन्य तत्व के साथ होने वाले बदलावों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सदैव ही उसकी गणना एक सी होती है। यही विचारधारा आइंस्टीन के पूर्व में विद्यमान थी। क्लासिकल विचारकों ने भी इसी दिशा में कार्य किया और फिर न्यूटन और उनके जैसे ही अन्य वैज्ञानिकों की धारणा रही कि समय किसी पर निर्भर नहीं करता। किंतु प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन और उनके गुरु रहे मिनोस्की ने अपने शोधों से यह सिद्ध किया, यह स्पष्ट किया कि समय निर्भर कुछ इकाइयों, कुछ अन्य पदार्थों पर, अन्य तत्वों पर निर्भर रहने वाला तत्व है। इसी प्रकार देश, जिसे हम लोक या स्पेस भी कहते हैं, उसके संबंध में भी आम धारणा यही है कि आमतौर पर असीमित परिधि वाला, असीमित क्षेत्रता वाला एक ऐसा नोशन, एक ऐसा विचार है जो सदैव विद्यमान है और जिसके 3 आयामों को मनुष्य दृष्ट जगत में देख सकता है। ये 3 आयाम जो किसी भी पदार्थ की क्षेत्र में व्याप्ति को बताते हैं
उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। न्यूटन के द्वारा यह स्थापित किया गया कि क्षेत्र भी समय के समान ही परम है, किसी पर निर्भर नहीं करता, सर्वव्यापी है और सदैव विद्यमानता उसका गुण है। किंतु पुनः आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा स्पेस टाइम की जो थियरी दी गई, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि स्पेस और टाइम एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले तत्व हैं, पदार्थ हैं। इनकी आत्म परिव्याप्ति, सर्वोच्चता और सर्वव्याप्ति का विचार भ्रामक है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेस और टाइम वो पदार्थ हैं, वो तत्व हैं जो सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्वतः विद्यमान है और सदैव विद्यमान है। इस संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो देश और काल की सीमा के बाहर हो। देश और काल सर्वत्र विद्यमान किंतु परस्पर निर्भर हैं, और इस रूप में वो सर्वोच्च नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। चूंकि समय सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसके तीन कालखंड हैं, और इसी आधार पर ये माना गया कि संसार का जन्म, सृष्टि का उद्भव समय के या काल की एक दशा में है। सृष्टि के उद्भव के संबंध में काल का विचार अत्यंत आधारभूत विचार है, और इसी प्रकार देश या क्षेत्र मात्र भूमंडल या पृथ्वी अथवा पृथ्वी के वायुमंडल के परे का पदार्थ नहीं है, बल्कि यह तो निर्वात में भी उपस्थित है, सर्वत्र विद्यमान है। और इन दोनों का तत्व, पदार्थ और चैतन्यता से मिलना ही इस दृष्ट जगत के प्रारंभ का कारण बनता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि मनुष्य अनंत आकाश, अनंत सृष्टियों और अनंत समय का एक ऐसा सूक्ष्म प्रतिबिंब है जिसमें ये सब समाहित हैं। अर्थात मनुष्य सृष्टि, समय और अनंत का प्रतिमूर्तन है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हमें इतिहास में देश और काल संबंधी विचारों को जानने की क्या आवश्यकता है, और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का इससे क्या लेना देना। ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रश्न करें, क्योंकि देश और काल यदि सृष्टि को बनाने वाले विज्ञान हैं, यदि सृष्टि को बनाने वाले विचार हैं, यदि सृष्टि के संबंध में ज्ञान की संपूर्णता का आधार है, तो हमें जानना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों में उनके अध्ययन की उपादेयता होगी। क्या दर्शन, कला, विज्ञान, साहित्य अथवा इतिहास देश और काल को जानने के बाद अधिक सघन, अधिक सारगर्भित हो सकते हैं? निश्चित तौर पर हाँ। ये विचारणीय है कि मनुष्य के ज्ञान की एक सीमा है, और अपनी सीमा में रहते हुए मनुष्य अपने को जानता है, अपनी संस्कृति को पहचानता है, और यह जानकारी उसे आत्म उन्नयन में मददगार साबित होती है। यदि कोई मनुष्य बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता वाला है, तो वो समय के तीनों खंडों, भूत, वर्तमान और भविष्य का दृष्टा हो सकता है। पर यदि उसकी सीमाएं हैं, तो क्या ऐसे ज्ञान के बिंदु हों, क्या ऐसी जानकारियां हों
जिनके माध्यम से वो अपने को अपने युग के अनुसार सर्वाधिक बेहतरीन तरीके से साबित कर सके, रख सके। यदि भूत, भविष्य और वर्तमान को जानना सबके बस की बात नहीं, तो अपनी की गई गलतियों को दोहराने से कैसे बचा जाए और भविष्य के प्रति किस प्रकार अधिकतम सावधानी पूर्वक अपने जीवन का निर्माण किया जाए, ये वो प्रश्न हैं जिनको देने की स्थिति में मनुष्य तब होता है जब वो इतिहास का अध्ययन करता है। इतिहास में की गई इतिहास में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं का कभी न कभी यदि पुनरावृत्ति का होना तय है, तो निश्चित तौर पर काल संबंधी ऐतिहासिक जानकारी या काल पर आधारित ऐतिहासिक जानकारी को समझकर, प्राप्त कर मनुष्य अपने युग का त्रिकालदर्शी तो बन ही सकता है, अपनी गलतियों को संयमित कर ही सकता है। इसी प्रकार क्षेत्र और काल, इन दोनों की परस्पर निर्भरता के द्वारा वह विभिन्न देशीय परिस्थितियों में काल की गणना के द्वारा सृष्टि के अदृष्ट बिंदुओं तक की जानकारी प्राप्त कर लेगा। भारतीय इतिहास इस दृष्टि से बेहद समृद्ध रहा कि हमारे पुराणों, हमारे वेद वचनों में देश और काल की इस पारस्परिक निर्भरता को पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त किया गया। इस संसार में 3 आयाम आम मनुष्य के द्वारा देखे जा सकते हैं। ये आयाम जिन्हें हम पदार्थ, चैतन्यता, क्षेत्र और समय के रूप में जानते हैं, इनमें से प्रथम 3 आयाम हैं, जिसमें चौथा अर्थात काल का आयाम जुड़ करके 4 आयामों का निर्माण करता है और इस रूप में समस्त दृष्ट जगत 4 आयामी हो जाता है। इस 4 आयामी जगत में भारतीय संस्कृति के ग्रंथों के अनुसार सभी पदार्थों की स्थिति है। इस सृष्टि का निर्माण तभी संभव हुआ जब इन 4 आयामों का संपुंजन हुआ या ये 4 आयाम एक साथ जुड़े। इनमें देश और काल दृष्ट संसार को समझने का सबसे उपयोगी बिंदु है। हमें ये भी जानना चाहिए कि पाश्चात्य जगत में स्पेस टाइम थियरी के आगमन से पूर्व, जिसे आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, क्या संसार में देश और काल के संबंध में कोई पूर्व ज्ञान था? यद्यपि यह सत्य है कि प्रत्येक संस्कृति देश और काल के प्रति अपने अपने तरह से ज्ञान बराबर निष्पादित करती रहती है, लेकिन वो कौन से ऐसी संस्कृतियाँ थीं जहाँ देश और काल के संबंध में तटस्थ पूर्ण प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति की गई? और विशेषकर ये बात कि देश और काल का एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना एक ऐसे दृष्ट जगत का निर्माण करते हैं जहाँ देशगत परिवर्तन होने पर काल की इकाइयाँ भिन्न हो जाती हैं या कालगत परिवर्तन होने पर देश की इकाइयों में परिवर्तन हो सकता है। हमें ये जानना है कि क्या भारतीयों को इस संबंध में कोई ज्ञान था। हमें ये भी जानना है कि जिस साहित्य को हम गल्प या मिथ की संज्ञा देते हैं, मिथकों की संज्ञा देते हैं, और ऐसा कहकर जिसकी प्रामाणिकता को हम किनारे रख देते हैं, क्या वो साहित्य देश और काल के वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में पुनर्स्वीकृत किया जाना चाहिए? क्या हमें ये मानना चाहिए कि जिन मिथकीय अवधारणाओं के आधार पर भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ था, वो मिथकीय अवधारणाएं विज्ञान के आगमन के पूर्व वैज्ञानिक प्रमाण के तौर पर स्वीकार की जाती थीं? आइए देखते हैं। यह सृष्टि ऋग्वेद के अनुसार एक ऐसे अंधकार
और जलमग्न रूप में से उभर के आई है, जबकि शायद किसी बहुत ऊर्जावान खिंचाव के कारण, किसी अत्यंत प्रकाशमयी प्रयास के कारण सृजन संभव होने लगा। उस स्थिति का पता लगाना संभव नहीं, वो निर्वात है, वो पूर्ण अंधकार है, वो अदृष्टता है। और इसलिए संशय है कि वो कौन है जिसे इन परिस्थितियों की जानकारी हो। वो कौन है जिसने सृष्टि का ये प्रारंभिक बिंदु देखा हो। कब ये संसार निर्मित हुआ, कब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ और किसके द्वारा हुआ। शायद भगवान ने ये किया संभव। क्या वो मौन था? वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसमें इतनी ऊर्जा, इतना प्रकाश संभव हुआ? क्या इसे जानने वाला कोई विद्यमान भी है? क्या ऐसा कोई है जो इस समस्त प्रक्रिया को कहीं दूर स्थित किसी ऊंचे स्थान पर बैठा देख रहा है? नासदीय सूक्त में व्यक्त किए गए ये विचार सृष्टि के निर्माण के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। ये विचार बताते हैं कि मनुष्य अपने आसपास के बाह्य जगत को देखकर उस अदृष्ट संसार और असीम संभावनाओं को जानने का इच्छुक होता है जिसने दृष्ट संसार की उत्पत्ति की। और यह संसार, यह सृष्टि, जिसे ऋग्वैदिक समाज ने भ्रम नहीं बल्कि सत्य माना, वो कैसी थी? शायद वो एक से अधिक आवरणों में घिरी थी। ये आवरण जो पृथ्वी से लेकर अहम तक व्याप्त हैं, वो अपने हर स्तर में 10 गुना अधिक बलवान होते जाते हैं। और एक नहीं बल्कि अनंत आकाशों, अनंत सृष्टियों का उद्भव यहाँ मौजूद है। ये अनंत संसार, ये अनंत सृष्टियाँ अपने अपने क्षेत्र में अनंत हैं। और जब मनुष्य मात्र में उनका प्रवेश होता है तो यह अनंत सृष्टि ही अपनी पूरी अनंतता के साथ सूक्ष्मतम रूप में मनुष्य मात्र में प्रविष्ट होती हैं। इसीलिए हमारे साहित्य ने, हमारे प्राचीनतम ग्रंथों ने प्रत्येक आत्मा को बलवती कहा, प्रत्येक आत्मा को पूरे योग्यताओं के साथ असीम माना है। भागवत पुराण इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है और इसके अनुसार उन तमाम अनगिनत संभावनाओं वाले मनुष्य को अपनी संभावनाओं के तलाश के साथ उस यूनिवर्स से जोड़ा जा सकता है, उस परम सृष्टि से जोड़ा जा सकता है जिसका वो अंग है। ये विचार दार्शनिक स्तर पर व्यक्त किए गए, लेकिन इनका महत्व देश और काल के संबंध में है, क्योंकि देश और काल संबंधी भारतीय अवधारणा या भारतीय चिंतन दो अतियों या दो पराकाष्ठाओं के बीच भ्रमण करता है। यहाँ एक यूनिवर्स उस एक बिंदु पर अवस्थित है जिसे गिना जा सकता है, जिसका परिमाण जाना जा सकता है, और दूसरा बिंदु वह जो अपरिमित है, असीमित है और जिसका परिमाण जाना नहीं जा सकता। यह अपरिमित है क्योंकि इसके कई आवरण हैं, इसके कई प्रारूप हैं, इसके कई चरण हैं और हर चरणों के द्वारा ये पूर्व से बड़ा होता जाता है, हर चरणों में ये पूर्व से बड़ा होता जाता है। इसी प्रकार कालगत गणनाओं में एक ध्रुव पर वो गणनाएं हैं जिनकी परमाणुओं के रूप में सेकंड के, माइक्रो सेकंड्स के बहुत सारे छोटे आंकड़ों में गणना की जाती है, जबकि दूसरा रूप वह है जो अपरिमित, असीमित काल के रूप में ज्ञात है। इस रूप में मनुष्य को
उस समस्त सृष्टि का एक पुंज बताया गया, अपरिमित काल का एक पुंज बताया गया, और उसी का अनंत रूप सृष्टि के रूप में दिखाया गया। चूँकि भारतीय संस्कृति मनुष्य को एनिमल नहीं बल्कि सर्व गुण संपन्न, सर्व ज्ञान प्रदीप्त मानती है, इसलिए उसने देश और काल का प्रयोग मनुष्य को समझने के लिए, उसे उसकी योग्यताओं से को समझाने के लिए और परम तत्व के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय जो कॉस्मोलॉजी है वो 4 पर निर्भर करती है, जैसा पूर्व में भी कहा गया। पदार्थ, चेतना, क्षेत्र या देश और काल। इनमें से पदार्थ, जिसे हम आज एटम के नाम से जानते हैं, भारतीय चेतना, भारतीय मनीषा उसे त्रिगुणात्मक मानती है। ये सांख्य, योग और वैशेषिक जैसे चिंतन धाराओं में पृथ्वी सृष्टि के आधारभूत पदार्थ माने गए हैं। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी ये 3 गुण मनुष्य की सृष्टि करने में आधारभूत होते हैं। इन 3 पदार्थों को सत्व, रजस और तमस के रूप में जाना गया, जो तीनों ही अपने वृहत्तम रूप में निर्माणक, संरक्षक और विनाशक के तौर पर जाने जा सकते हैं। इन तीनों गुणों की 3 अवस्थाएं मानी गईं। पहली अवस्था प्रधान, दूसरी प्रकृति और तीसरी सृष्टि की है, जिनमें प्रधान अवस्था उस परम शून्यता की, उस परम निर्वात की अवस्था है, जहाँ तीनों गुण तो विद्यमान है लेकिन आपस में उनमें कोई आदान प्रदान का क्रम नहीं शुरू हुआ है और इसी कारण कोई परिवर्तन दृष्ट नहीं है। प्रकृति की अवस्था वह अवस्था है जहाँ तीनों गुणों का आपसी मिलन तो हुआ है लेकिन अभी भी कुछ प्रदर्शित नहीं है। लेकिन वह अवस्था जहाँ तीनों गुण मिल करके दृष्ट हो जाते हैं, वही सृष्टि बनती है और वहीं जीवन प्रारंभ होता है। इस प्रकार यह सृष्टि पंचभूतों और पंच इंद्रियों के द्वारा कार्य रूप में परिणत होती है, संचालित होती है। और यह जो दृष्टता है, सृष्टि में दिखाई देने वाला सामर्थ्य है, उसके भी 3 प्रकार हैं। ये प्रकार प्रारंभिक से अतिशय रूप में चित्त, बुद्धि और अहंकार के तौर पर जाने जा सकते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में चित्त, पुनः बुद्धि और पुनः अहंकार वो कार्य हैं, वो उपकरण हैं जो मनुष्य को सृष्टि में अधिकाधिक तौर पर प्रवृत्तिशाली बनाते हैं, सृष्टि के प्रति उनके अंदर उनके बंधन को मजबूत करते हैं। योग वशिष्ठ का भी इस संबंध में यही कहना है। चेतना वह गुण है जो पदार्थ को संचालित करती है, जो पदार्थ को परिणामशील बनाती है। जो कुछ दृष्ट है वो इसी असीमित चेतना के कारण है। और जब चेतना का विलय क्षेत्र, देश, काल के साथ हो जाता है, तब उसको एक रूप प्राप्त होता है, तब उसे दशा प्राप्त होती है। और यही दशा चेतना की दृष्ट दशा है, जो अपने अदृष्ट रूप या असीमित रूप को माया द्वारा ढक देती है। यह चेतना प्योर है, पूरी तरह से उसमें किसी प्रकार का कोई
उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कोई गिरावट नहीं है, गुणों का कोई दोष नहीं है, किंतु यही चेतना अपने अपने अन्य गुणों के साथ, अपने साथ मिलने वाले अन्य पदार्थों के साथ मिल जाने पर गुणकारी हो जाती है और उसके अंदर परिवर्तन आने लगते हैं। पदार्थ और चेतना आपस में मिल जाने के बाद एक उद्भवशील, एक क्रियाशील स्वरूप ग्रहण करते हैं और देश तथा समय के साथ मिल जाने पर उन्हें आकार मिलता है। जैसे ही पदार्थ और चेतना का देश और काल के साथ संबंध हो जाता है, क्रियाशीलता स्थापित हो जाती है और सृष्टि को जन्म देने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है। यह क्षमता जो उनमें पहले से विद्यमान है, अब वो दृष्ट हो जाती है। चेतना की कोई सीमा नहीं है और चेतना को ही पितृ पदार्थ के तौर पर माना गया है तथा तत्व या पदार्थ एक प्रकार से स्त्री पदार्थ माना गया। इन दोनों के संयोग से सृष्टि का जन्म माना गया। वैदिक स्रोत इस विषय में हमें बताते हैं कि किस प्रकार पूर्णता से पूर्णता का जन्म होता है, जिसके बाद भी पूर्णता अप्रभावित होती है और जो जन्मा पूर्ण है उसके अंदर किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। ये विचारधारा सृष्टि के संबंध में प्रकट की जाने वाली सर्वाधिक वैज्ञानिक विचारधारा है, जो सृष्टि अर्थात यूनिवर्स और मल्टीपल यूनिवर्स थियोरी और साथ में मनुष्य के उस यूनिवर्स का एक अंग, एक रेप्लिका होने, एक उसके प्रतिरूप होने के सिद्धांत को बल प्रदान करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह स्थिति उस जन्म की अवस्था से समझी जा सकती है जिस अवस्था में माता और जिसका जन्म हुआ है वो दोनों ही पूर्ण चैतन्य, पूर्ण गुणयुक्त और सभी योग्यताओं के साथ अपने समग्रता में होते हैं। जहाँ तक समय की बात है, समय संबंधी भारतीय सिद्धांत हमें एक ऐसे चित्र को दिखाते हैं जहाँ समय की सूक्ष्मतम इकाइयों से लेकर उसकी स्थूलतम इकाइयों तक का मार्ग मिलता है। इसका अर्थ है कि अपने निमेष भर के खंड से मनुष्य उस कल्प या महाकल्प की कल्पना कर सकता है जिसमें सृष्टि का संपूर्ण जीवन गिना जाता है। यह बहुत ही वैज्ञानिक खोज, जिसे हमारे भारतीय ऋषियों की मनीषा ने खोजा, इसका प्रमाण वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक गवेषणाओं के द्वारा अब दिया जाने लगा। किंतु उस अतीत में जहाँ वैज्ञानिक उपकरणों की कमी रही होगी, निश्चित तौर पर ये बुद्धि के इस्तेमाल की, बुद्धि के उपयोग की पराकाष्ठा और इन दो व्यक्तिगत और सृष्टिगत यूनिवर्सेस के बीच का योग ही था जिसने उन्हें ये क्षमता प्रदान की होगी। 4 युगों में या चक्र के पहिए के 4 जो खंड हैं उसमें ब्रह्मा के एक दिन का एक परिमाण मापा गया। ये जो महायुग हैं ये 4 युगों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें चतुर्युग भी कहा जाता है। ये 4 युग हैं सत्य, त्रेता, द्वापर या कलयुग।
सत्य या कृतयुग अर्थात वो समय जब मनुष्य ने जो चाहा वो प्राप्त किया और कृतकृत्य हो गया। यह वो समय था जब शायद 1,00,000 वर्ष की मनुष्य की आयु और सोने के समान उसका व्यवहार होता था। उसके बाद त्रेता युग आया, जहाँ लगभग 10,000 वर्षों की मनुष्य की आयु और रजत के समान उसका व्यवहार था। द्वापर में यही आयु 1,000 वर्ष की हो गई, क्योंकि उसका व्यवहार भी अब कांस्य के तरह हो गया। और कलयुग में यह आयु 100 वर्षों की मानी गई, जहाँ व्यवहार अब लौहवर्णी हो गया। यदि मानव वर्षों में इसकी गणना की जाए तो कलयुग 4,32,000 वर्षों का, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का, त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का और सत्य युग 17,28,000 वर्षों का माना गया। इन चारों को मिलाकर मनुष्य की आयु 4.32 मिलियन ईयर्स की मानी गई, जिसे 4,32,00,000 वर्षों में समझा जा सकता है। इन चार युगों के 71 आवृत्तियां हो जाने के बाद 71 चतुर्युग या महायुगों के मिल जाने से एक मनवंतर का निर्माण हुआ। मनवंतर, जिसे हम महायुग भी कह सकते, 71 महायुगों का एक युग भी कह सकते हैं, और जिसे 306.72 मिलियन वर्षों में गिन सकते हैं। लगभग 3 अरब 67 करोड़ 20,000 वर्ष, 3 अरब 6 करोड़ 7,20,000 वर्ष। और इन वर्षों में ये एक मनवंतर की गणना है। ऐसे ही 14 मनवंतर अर्थात 994 महायुग और इनके साथ 15 संध्या काल, जिसमें प्रत्येक संध्या 17,28,000 वर्षों की होती है, इनसे मिलकर 14 मनवंतर बनते हैं। और इन 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। यह 14 मनवंतर अपने अपने युग में, अपने अपने समय में एक मनु, सप्तर्षि देवता, अन्य देवी देवताओं के साथ उस युग का संचालन करते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और ये माना जाता है कि अग्रिम मनवंतर सावर्णी मनवंतर होगा। इन मनवंतरों में इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक कल्प होगा, जो ब्रह्मा का एक दिवस होगा, जिसे अर्धकल्प के रूप में भी समझा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा का दिन ही है, अभी तो रात बाकी है, और इन दोनों के मिल जाने पर ब्रह्मा का एक अहोरात्र समाप्त होगा। इस प्रकार ब्रह्मा का एक अहोरात्र लगभग 1,000 महायुग या 14 मनवंतर या एक कल्प का होता है, जिसकी पूर्ण अवधि 4.32 अरब वर्षों की होती है। इस पूरी आयु में सृष्टि का एक सृष्टि का ये पूरी आयु होती है, जिसमें कई बार संहार और सृजन होता है। तो हर मनवंतर के बाद संध्या आती है, जो सृष्टि का पाक्षिक प्रलय है। उसके बाद हर कल्प के अंत में ब्रह्मा के रात्रि काल में इस सृष्टि का विलय होता है ब्रह्मा के भीतर, और पुनः वह रात्रिकालीन कल्प प्रलय की संज्ञा प्राप्त करता है, वह प्रलय कहलाता है। और इस समय
ब्रह्मा नए कल्प की, नए दिवस की, नई सृष्टि के संबंध में ऊर्जा से पुनः भर जाते हैं और फिर नए दिवस, नई सृष्टि का उदय होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की जो पूरी उम्र है उसे हम 313 ट्रिलियन या खरब, 528 अरब, 320 करोड़ वर्षों की मानते हैं। और इस समय ब्रह्मा के जीवन के 51वें वर्ष के पहले दिवस हम ये अध्ययन YouTube पर सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं जिन्हें देखकर एक चीज़ और कि महायुग, 1000 महायुगों से बना एक कल्प जो ब्रह्मा का अर्ध दिन या ब्रह्मा का दिन है, जिसे अर्धकल्प कह सकते हैं, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि, और ऐसे 100 कल्पों या 100 वर्षों से मिलकर, 100 दिवसों से मिलकर ब्रह्मा की उम्र बनती है। ऐसा नहीं कि ये ब्रह्मा की उम्र ख़त्म हो जाने पर समग्र सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि एक साथ अनंत सृष्टियाँ पानी के बुलबुले की तरह उग रही हैं और अस्त हो रही हैं। इस प्रकार सृष्टि कभी ख़त्म होने वाली नहीं। यहाँ अनंत सृष्टियाँ एक साथ विद्यमान हैं, और यदि 313 या 311 खरब वर्षों में इस सृष्टि का विनाश होगा तो निश्चित रूप से अगली सृष्टि क्षण मात्र में ही, पुरुष के क्षण मात्र में ही दोबारा उत्पन्न हो जाएगी। वर्तमान समय कलयुग के उदय का वह समय है, या कलयुग का वह समय है जबकि हम लगभग 5118 वर्ष कलयुग के बिता चुके हैं। और भारतीय गणना के अनुसार अभी 4,32,000 वर्षों में से बीते ये कुछ मामूली वर्ष कलयुग के अनेक वर्षों के आगमन के पूर्वानुमान करते हैं। भारतीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार कलयुग 18 फरवरी वर्ष 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, महाभारत युद्ध के पश्चात। इसी प्रकार स्पेस या क्षेत्र या देश की परिकल्पना एक ऐसे ही विशाल समुद्र की भांति है जिसका कोई आदि या अंत नहीं दिखाई देता, और यही समुद्र जिसमें अपार संभावनाएं हैं प्रधान कहलाती है। यह वह निर्वात की स्थिति है, वह क्रियाशील हीनता की स्थिति है या क्रियाहीनता की स्थिति है, जहाँ संभावनाएं तो हैं पर प्रकटीकरण नहीं है। भारतीय ज्ञान क्षेत्र या देश को समय की ही भांति दो ध्रुवों, दो एक्सट्रीम्स के बीच देखता है। एक स्पेस क्षेत्र वो जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है, जहाँ सशरीरी भी निवास करते हैं, जहाँ सूक्ष्मतम परमाणु निवास करते हैं, और एक स्पेस या क्षेत्र वो जहाँ बृहत्तम परिसत्ता है, जहाँ अनंत आयाम व्याप्त है। तो हिंदू पुराणों के अनुसार भारतीय समय की जो अवधारणा है वो लगभग 64 आयामों की कल्पना करती है, जिन 64 आयामों में 14 लोक व्याप्त हैं। ये 14 लोक जो मध्य के भूलोक से नीचे के और ऊपर के मिलाकर 14 की संख्या का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की अन्य ग्रहों और सृष्टि के अन्य तत्वों के बीच अवस्थिति को दर्शाते हैं। भूलोक वह लोक है जिसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलताल, महातल, रसातल, पाताल जैसे 7 लोक विद्यमान हैं, और भूलोक के ऊपर 6 लोक अन्य हैं। भूलोक के नीचे के लोकों में पितृ सत्ता से लेकर नाग सत्ता और
अन्य देवताओं का भी वास है जो धरती के देवता हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर जिन लोकों की सत्ता है उनमें पुनः पितृलोक से लेकर ऋषिलोक, अयोनिज लोक और देवताओं के लोक आदि विद्यमान है। ब्रह्मांड और भागवत पुराण में व्यक्त किए गए 14 लोकों की ये विचारधारा अपनी बात शुरू करती है ब्रह्मा के द्वारा निर्मित 3 लोकों से, जो आकाश, भूमि और पाताल के रूप में थे, और पुनः इन लोकों से 14 लोकों की या सृष्टियों का जन्म हुआ। इन 14 लोकों में बटी हुई ये पृथ्वी जो ब्रह्मा द्वारा जिसका प्रारंभ किया गया, वह गर्भोदक विष्णु के संचालन या उनके निगरानी में है। उनके ही गर्भ से निकले हुए कमल दल पर ब्रह्मा का वास है। और ये माना गया कि विष्णु के 3 रूप, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, कशिरोदक विष्णु, सृष्टि के नियंता हैं। इनके बाद 4 और आयाम माने गए, जिनमें 7वां आयाम ब्रह्मज्योति आयाम, जिसे योगी जन अपने ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं। 8वां आयाम जिसे कैलाश के आयाम के रूप में जानते हैं। 9वां वैकुंठ का आयाम या मोक्ष की दशा में जहाँ आत्मा निवास करती है। और फिर 10वां आयाम अनंत आयाम, जहाँ सत्य परमात्मा का निवास है। इन आयामों में चेतना की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे काल भी धीमा होता जाता है। इन विभिन्न लोकों में और इन विभिन्न आयामों में भ्रमणशील आत्मा समय के बंधनों से परी होती जाती है। और यही हमारी स्पेस टाइम थियरी का वो विलक्षण रूप है जो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति के एक अबूझे पहलू को प्रदर्शित करता है। इन 10 आयामों को समझने वाले योगियों और ज्ञानियों के सामने बाकी बचे वो 64 आयाम खुल जाते हैं, जिनके माध्यम से वो विभिन्न अंतरिक्षों में, विभिन्न सृष्टियों में सरलता से गमन कर सकते हैं, उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके माध्यम से वो एक स्थान पर अनेक रूपों में उपस्थित होकर विभिन्न लोकों के बीच में अपनी आत्मा के भ्रमण के रूप में अन्य अनेक असाधारण कार्य संपादित कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान इसके साथ ही भूमंडल को या भूलोक को 7 द्वीपों और 7 समुद्रों के से बना हुआ मानता है। इसके अनुसार यह भूलोक, जिसके मध्य में जम्बू द्वीप है, वह मेरु पर्वत वह अपने मध्य में मेरु पर्वत के ऊपर विराजमान ब्रह्मा द्वारा संचालित होता है। विचारणीय बात है कि भूलोक, अगर हम इसे प्लैनेट अर्थ माने, तो यहाँ जम्बू द्वीप की स्थिति के विषय में विद्वानों के बीच में एक राय नहीं है। कुछ के अनुसार यह मध्य एशिया और भारत के उत्तरी हिस्सों में है, कुछ के अनुसार इसकी अवस्थिति शायद थोड़े पश्चिम की तरफ अफ्रीका महाद्वीप के आसपास होनी चाहिए। इस जम्बू द्वीप के अलावा अन्य अनेक द्वीपों से मिलकर के बना हुआ हमारा भूलोक है, जिनमें जम्बू द्वीप के चारों तरफ फैले हुए नमकीन पानी के महासमुद्र के बाहर प्लक्षद्वीप, जिसके बाहर गन्ने के जूस का इक्षु रस का महासमुद्र है। उसके बाद शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शकद्वीप और पुष्कर द्वीप व्याप्त हैं। और ये सभी द्वीप क्रमशः सुरा, घी, दही, दूध और पुनः स्वच्छ जल के महासमुद्रों से घिरे हुए हैं।
स्पेस या क्षेत्र के संबंध में विचार जो व्यक्त किए गए वो अपरिमित क्षेत्रफल को व्यक्त करते हैं। वो ऐसे लोकों की परिकल्पना करते हैं जो हमारे चक्षु दृष्टि, जो हमारी ये जो चर्म चक्षु है, इनसे जिन्हें समझना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन पुनः इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारतीय मनीषा ऐसे सभी प्रयासों के दो बिंदु गढ़ती है। पहला असीम अनंत और दूसरा सूक्ष्म और जिसे देखा जा सकता है। तो अनंत आकाश, अनंत सृष्टि और अनंत काल का ही प्रतिरूप मनुष्य को मानते हुए भारतीय संस्कृति ने देश और काल को इस रूप में समझा कि यहाँ ये जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, उनका एक चक्रात्मक व्यवहार होता है और मनुष्य को सदैव इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार वह सृष्टि के आदि अंत को नहीं ढूंढ सकता, जिस प्रकार सृष्टि का कर्ता कोई एक पुरुष या कोई एक विशिष्ट कालखंड नहीं बल्कि चक्रात्मक व्यवहार है, उसी प्रकार मनुष्य के किए गए कर्मों का प्रतिफल उसे संसार के चक्र में बांधता है और यह चक्र तब तक चलेगा जब तक कर्मफल शेष है। तो आध्यात्मिक और धार्मिक स्तर पर कर्म सिद्धांत की व्याख्या करने में सक्षम देश काल संबंधी ये अवधारणा भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन पद्धति का अमूल्य रत्न है और इसी के माध्यम से धर्म दर्शन का प्रारंभ होता है। यदि कुछ नंबर्स या कुछ संख्याओं पर विशेष रूप से दृष्टिपात करें तो जानकर अच्छा लगता है कि आज से बहुत पहले ही भागवतम ने इस बात को स्पष्ट किया था कि हमारी धरा, हमारी सृष्टि गोलाकार है और इसके उत्तरी और दक्षिणी सिरे चिपटे हैं। उभारदार पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में के बीचों बीच एक पर्वत है जिसे लोकालोक कहते हैं, जो इहलोक को परलोक तक मापता है, एक ऐसे दंड की भांति कार्य करता है जो सृष्टि को साधे हुए है। यहीं हमें इस विलक्षण बात का भी पता चलता है कि जहाँ पर सूर्य की गति किस प्रकार वह जो धरा है वो कैसे चक्कर काट रही है, सूर्य कैसे अपनी धुरी पर घूम रहा है, इसका भी हमें पता चलता है। और जब इस गणना को आधुनिक वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाता है तो यह उतनी ही खरी उतरती है। और चाहे बात सूर्य के उम्र की हो, चाहे सृष्टि के बीते हुए समय की अथवा आने वाले समय की, भारतीय परिगणनाओं ने विश्व के तमाम वैज्ञानिक प्रयासों में पूर्वज प्रयास का श्रेय उठाया है। और इस प्रकार ये प्रस्तुति इस बात को अधिक पुष्ट करना चाहती है कि इतिहास के सभी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी भी संस्कृति के देश और काल संबंधी चिंतन को समझना अति आवश्यक है। भारतीय संदर्भ में देश और काल संबंधी हमारी अवधारणा हमारी धार्मिक आध्यात्मिक जो भी उसकी एक्सरसाइज है, ये उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त और तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।